हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो आपकी 9वीं कक्षा की नागरिक विज्ञान की पुस्तक का पाठ नंबर 1 लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों, इस पाठ पर हम चर्चा करेंगे। इस पाठ पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है। लोकतंत्र दो शब्दों के मेल से बना है, लोक और तंत्र। लोक शब्द का अभिप्राय है व्यक्ति, लोग अथवा पीपल, और तंत्र शब्द का अर्थ है सिस्टम यानी पद्धति या व्यवस्था। तो लोकतंत्र वह व्यवस्था जिसमें लोगों का शासन में सहयोग रहता है, उनका हस्तक्षेप रहता है। लोकतंत्र का अगर इंग्लिश रूपांतरण देखा जाए, इंग्लिश में लोकतंत्र को कहा जाता है डेमोक्रेसी। ये यूनानी भाषा के डेमोक्रेशिया इस शब्द से निकला है। डेमोक्रेशिया दो शब्दों के मेल से बना है, डेमोस और क्रेशिया। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया शब्द का अर्थ होता है शासन। तो शब्द के अर्थ के आधार पर अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी का अर्थ होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग शासन कार्यों में भाग लेते हैं। अब अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए, क्या लोग वास्तव में शासन में भाग लेते हैं? क्या हर एक व्यक्ति शासन कर सकता है? आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये बात संभव प्रतीत नहीं होती और ना ही ये तर्कसंगत रहेगी कि हर एक व्यक्ति शासन कार्य करे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनकी इच्छाओं के अनुरूप शासन कार्य करते हैं और उनके मन के अनुरूप नीतियों का निर्माण करके शासन व्यवस्था चलाते हैं। परिभाषा की अगर हम बात करें तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करने का प्रयास किया। उनकी एक बहुत सुंदर परिभाषा है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है। जैसा मैंने पहले कहा कि क्या वास्तव में हम लोग शासन कर सकते हैं? हर एक व्यक्ति शासन नहीं कर सकता। इसलिए लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है, शासन का ऐसा रूप है जिसमें लोग अपने जो शासक हैं उनका चुनाव करते हैं और ये चुनाव उनके द्वारा स्वयं किया जाता है। इस परिभाषा को ध्यान में रखकर अगर हम लोकतंत्र की विशेषताओं की बात करें तो 4 कारकों पर हम लोकतंत्र की विशेषताओं की चर्चा कर सकते हैं। इसमें पहला कारक है शासक, दूसरा कारक है चुनाव, तीसरा कारक है लोक और चौथा कारक है स्वरूप। इन 4 मुद्दों पर हम लोकतंत्र की विशेषताओं को देख सकते हैं। अब बारी बारी से इन चारों कारकों के आधार पर लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं उनको जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहला शासक। शासक कौन होता है? जो जनता के अनुरूप जनता पर नियमों का निर्माण करता है और नीति को चलाता है और प्रशासन कार्य में सहयोग करता है। शासक लोकतंत्र में कैसा होगा? शासन वो व्यक्ति करेगा जिसको जनता ने चुना है, अपना प्रतिनिधि बनाया है। तो लोकतंत्र में स्पष्ट है कि जो शासक होगा वो जनता द्वारा निर्वाचित होगा। जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही शासन करेगा। लोकतंत्र की ये पहली विशेषता है या उसका लक्षण है। इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ वहां के राष्ट्रपति थे। 1999 में उन्होंने वहां की जो चुनी हुई सरकार थी, जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उनको हटाकर सारा का सारा शासन कार्य अपने हाथ में ले लिया, या यूं कहा जाए कि राष्ट्रपति शासन वहां पे लगा दिया। और 2002 में एक फ्रॉड, एक झूठा जनमत संग्रह करवा के ये जो अपना कार्यकाल था वो 5 साल और आगे बढ़ा दिया। मतलब वो तानाशाह की तरह 5 साल और शासन कर पाए, इस तरह का उन्होंने नियम बना दिया। इसे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का नाम दिया गया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिसके अनुसार जो वहां के राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने वहां की जो राष्ट्रीय असेंबली थी, जिसको कि भारत में संसद के समान माना जाता है, और जो प्रांतीय जो वहां की असेंबलियां थी, जैसे जो राज्य विधानसभाएं भारत में होती हैं, उनको पूरे देश में उनको ये अधिकार मिल गया कि वो उनको हटा सकें। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को हटाने का जो अधिकार था वो वहां पे राष्ट्रपति को मिल गया। तो ये देखा जा सकता है कि वहां के जो राष्ट्रपति थे, डायरेक्ट शासन उनके हाथ में आ गया। तो क्या ये लोकतंत्र की जो पहली विशेषता है उसको पूरा करता है? नहीं, ये वहां की लोकतंत्र की विशेषता को पूरा नहीं करता। क्यों? लोकतंत्र की पहली विशेषता कहती है कि शासन कौन करेगा? जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति शासन करेंगे। किंतु पाकिस्तान में शासन कौन कर रहा था? जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि थे उनको हटाकर एक तानाशाह वहां पे शासन कर रहा था। इसलिए लोकतंत्र की ये व्यवस्था वहां पे नहीं थी। अब दूसरी विशेषता पर हम बात करेंगे। दूसरी विशेषता यानी चुनाव। लोकतंत्र में चुनाव कैसे होंगे? लोकतंत्र में चुनाव की व्यवस्था नियतकालिक है, मतलब
निश्चित समय के अंतराल पर चुनाव होंगे और चुनाव कैसे होंगे? निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के होंगे। चुनाव की एक तीसरी विशेषता लोकतंत्र में ये होती है कि जनता के सामने विकल्प अधिक मात्रा में मौजूद हों। विकल्प का अभिप्राय जनता किसी भी व्यक्ति को चुनने का अधिकार रखे या किसी भी व्यक्ति को शासन के लिए उम्मीदवार बनने का अधिकार होना चाहिए। इसे हम इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि चीन में जो शासन वहां पे चलता है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी करती है। वहां पे भी चुनाव होते हैं, हर एक 5 साल के बाद चीन में चुनाव होते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह कि चीन में जो चुनाव है वो केवल पूरे देश से चुनकर आए 3000 व्यक्ति करते हैं। और ये 3000 व्यक्ति भी वो होते हैं जिन्हें वहां की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन करती है और उनका सहयोग जिनके लिए रहता है। साथ ही जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जिनको अनुमति देती है वे ही सरकार के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण हम आप समझने का प्रयास कीजिए कि मेक्सिको देश 1930 में आज़ाद हो गया था। 1930 से लेकर 2000 सन तक वहां पे केवल इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी की सरकार बनी। एक ही पार्टी पूरे के पूरे इतने कालखंड में वहां पे शासन करती रही। इसका क्या ये अर्थ है कि वहां पे अन्य पार्टियां नहीं थी? निश्चित रूप से वहां पे विरोधी दल थे, लेकिन जो चुनाव जब वहां पे होते थे तो लोगों के जो सरकारी जो वहां पे कर्मचारी थे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे या सरकार के जो कामगार होते थे, उनको ये बताया जाता था कि आपको सरकार के पक्ष में वोटिंग करनी है। बच्चों को ये कहा जाता था कि वह अपने माता पिता को ये समझाएं कि सरकार के पक्ष में वोटिंग करनी है। और कई बार तो चुनाव के दिन ही जो वोटिंग का जो पोलिंग बूथ होता था उसको वहां से शिफ्ट करके कहीं अन्य स्थान पर ले जाया जाता था। विरोधी दल के जितने भी नेता होते थे उनको अनावश्यक रूप से तंग किया जाता था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लोकतंत्र के लिए ये जो दूसरी शर्त है कि वहां पे चुनाव होने चाहिए, नियतकालिक चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष और दबाव रहित चुनाव होने चाहिए और जनता के सामने विकल्प अधिक मात्रा में मौजूद होने चाहिए, ये वहां पे इन तीनों शर्तों की वहां पे पुष्टि नहीं होती। लोकतंत्र की जो तीसरी शर्त है, व्यवस्था की जो तीसरी शर्त है, वो है वहां पे लोग जो शासकों का चुनाव करेंगे। लोकतंत्र में जो चुनाव करने वाले लोग हैं उसकी व्यवस्था को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अर्थात 18 वर्ष की से अधिक आयु के जो वयस्क लोग हैं वो चुनाव में वोट देने का अधिकार रखते हैं और ये वोट बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। साथ ही हर एक व्यक्ति के वोट का मूल्य समान होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति के वोट का मूल्य एक होगा या किसी व्यक्ति के वोट का मूल्य अधिक मात्रा में उसको गिना जाएगा। हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी संदर्भ से किसी भी पृष्ठभूमि का होगा, उसका जो वोट मूल्य होगा वो समान ही होगा। इसे हम इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि सऊदी अरब में 2015 सन तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और एस्टोनिया नामक देश में जो वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो वोट अभी नहीं दे सकते और कई बार तो उनके वोट का जो मूल्य है वो कम मात्रा में गिना जाता है। इसी तरह से फिजी में भी जो स्थानीय वहाँ के निवासी हैं उनके वोट जो वहाँ के भारतीय मूल के लोग हैं उनके वोट मूल्य से अधिक माना जाता है। तो इस तरह से चुनाव में जो लोग शासकों का चुनाव कर रहे हैं उन लोगों के वोट देने का अधिकार और उनके वोटों के मूल्य का अधिकार, उन वोटों की गणना वो अलग अलग होती है। इस तरह से ये लोकतंत्र के सिद्धांत को विखंडित करने का प्रयास करती है। चौथी और अंतिम जो शर्त है वो लोकतंत्र की कि लोकतंत्र में जो चुनाव होता है या जो व्यवस्था रहती है वो नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। उसे हम संविधान भी कह सकते हैं या उसे कानूनों का संग्रह भी कहा जा सकता है। संविधान हर एक देश में बना है, चाहे वो लोकतांत्रिक है या नहीं है, किंतु फिर भी व्यवस्था अगर एक समान स्वरूप से सभी के लिए लागू हो तो लोकतंत्र का ये गुण माना जाएगा। इसे आप इस तरह से समझिए कि जिम्बाब्वे में 1980 में जानू पीएफ नामक दल के हाथ में सरकार आई। रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अनावश्यक रूप से अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनको हटाया। यद्यपि रॉबर्ट मुगाबे वहाँ पे जो आज़ादी का योगदान उनका रहा वो बहुत सराहनीय था, किंतु फिर भी उन्होंने जो अपने प्रतिद्वंदी थे उनको अनावश्यक रूप से हटाया। सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने गलत हथकंडे अपनाए, विरोधियों का दमन किया गया। जो मीडिया थी उनके ऊपर ये पाबंदी लगाई गई कि वो सरकार के खिलाफ किसी तरह की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। इस तरह से ये सिद्ध होता है कि जो
स्वरूप लोकतंत्र में निर्धारित किया जाता है कि वो एक पक्ष के लिए एक तरह का रहेगा, दूसरे पक्ष के लिए भी वो उसी समान स्वरूप से लागू होगा, ऐसा वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार वहाँ पे लोकतंत्र की जो चौथी शर्त है ये भी वहाँ पे पूरी नहीं होती। इस प्रकार हमने देखा कि लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं। नंबर 1, शासक जनता के प्रतिनिधि होंगे, जनता द्वारा चुने जाएंगे। नंबर 2, चुनाव निष्पक्ष और नियतकालिक होंगे, चुनाव में कोई दबाव नहीं होगा और चुनाव में जनता के सामने विकल्पों की अधिकता होगी। नंबर 3 जो विशेषता है वो है चुनने वाले लोग। जो चुनने वाले लोग होंगे उन्हें समानता का अधिकार होगा, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने वोट को एक्सरसाइज कर पाएंगे। और चौथी जो विशेषता है वो है कि लोकतंत्र में हर एक व्यवस्था समान रूप से सभी के लिए लागू रहेगी और जो कानून है वो एक सामान्य स्वरूप से सभी के लिए निर्धारित रहेंगे। इस प्रकार अब इन चारों विशेषताओं के आधार पर हम लोकतंत्र को परिभाषित अगर करें तो एक सर्वमान्य परिभाषा ये निकल सकती है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जहां पर चुने गए शासक शासन करते हैं, चुनाव निष्पक्ष और विकल्पों के आधार पर होते हैं, सभी लोग समानता से अपने जो शासक हैं उनका चुनाव कर सकते हैं और नियमों के अनुरूप ही वहां पे व्यवस्था की जाती है। ऐसी लोग इसकी सर्वमान्य परिभाषा मानी जा सकती है। तो आज के अध्याय में बस इतना ही। धन्यवाद।